morning students. In this lecture, we will start our discussion with the topic properties of visible light. Okay. So first of all, light is electromagnetic wave. What is electromagnetic wave? One of the wave that are propagated by simultaneous periodic variations of electric and magnetic field intensity. Okay, so what is electromagnetic wave? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती हैं, ठीक है, जिसमें एक साथ साइमल्टेनियसली पीरियोडिक वेरिएशंस होता रहता है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो यहाँ पर ये जो दिख रही है, ये ब्लू कर्व जो है किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो रेड कर्व है ये किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसके जो वेरिएशंस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके वेरिएशंस जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। और जो वेव हमारी प्रोपगेट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो किस डायरेक्शन में होगी? इन दोनों की परपेंडिकुलर, मींस इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो एक रिजल्ट होता है किसका? साइमल्टेनियस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग काफी ग्रुप में डिवाइड करके रखा गया है, जिसमें से विजिबल लाइट भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये स्पीड होती है, ठीक है। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट की स्पीड हम कह सकते हैं कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूड्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर रखा है? डिफरेंट वेव्स में क्लासिफाई कर रखा है, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ओके, तो जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरेज हो गया और गामा रेज हो गया। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होगा? विजिबल लाइट, ठीक है। ओके, so electromagnetic waves differ from mechanical waves in that way they do not require a medium to propagate. Okay, so electromagnetic waves mechanical waves से differ करती हैं किस चीज में? उनमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मीडियम है, किसी मीडियम है तब भी ये प्रोपगेट करेंगे, और कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फिर तब भी ये प्रोपगेट करेंगे। ओके, this means that electromagnetic wave can travel not only through air and solid materials but also the vacuum of space। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स केवल और केवल मीडियम में ही ट्रेवल करते हैं, बल्कि जहां पर मीडियम नहीं होता है वहां पर भी ये ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। ओके, so now come to the visible light। so visible light have wavelength range as mentioned in the given table। तो पूरे के पूरे जो विजिबल लाइट है, जो 7 कलर्स होते हैं, यहाँ पे कितने दे रखे हैं? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 6 हैं। यहाँ पे इंडिगो भी होता है, ठीक है। तो इंडिगो की वेवलेंथ इनके बीच में ही है, ठीक है। तो 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर, ये जो रेंज है ये विजिबल लाइट की रेंज है, इसके बीच में सारे के सारे कलर्स आते हैं, ठीक है। तो और हर एक वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है पर्टिकुलर कलर को जो है डिनोट करती है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है। तो सबसे कम वेवलेंथ का जो कलर होगा वो क्या होगा? वायलेट, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ का जो कलर है वो क्या है? रेड है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अब हम ऐसे देख सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेशन एनर्जी के फार्मूले से। ओके, सो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू hc/λ। ओके, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में? h × न्यू। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक दूसरे से रिलेशन देखें तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी
प्रोपोर्शनल टू एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, तो अगर वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ बीम। तो लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एक बीम के फॉर्म में। अब ये हम कैसे पता चलता है, जैसे अब मान लो कि कोई अंधेरा कमरा है और उसमें एक छोटा सा सुराख है और बाहर लाइट है, तो हमको पता चलेगा ना बीम ऐसे, तो लाइट जो है एक बीम की तरह दिखेगा। ठीक है, तो लाइट कैसे ट्रेवल करता है, एक बीम की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि ये आप इमेज देखिए। ठीक है, ये स्टेज का इमेज है ना, स्टेज शो सबने देखा होगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, अंधेरा होता है तो ये जो रोटेट करती रहती है लाइट, तो यहाँ पे देखो ना लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है एक बीम की तरह। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख पाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना के एरो लगा देते हैं, इसको बोलते हैं रे। ओके, लाइट रे। नेक्स्ट, हाउ ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स कलर्ड। अब ये क्वेश्चन मन में उठना चाहिए सबके कि भाई जो हम देखते हैं वो कलरफुल क्यों होता है। जैसे सेब हमें रेड दिखाई पड़ता है, बनाना हमें येलो दिखाई पड़ता है ना। तो एक्चुअली में जो चीज़ जिस कलर में है वो हमको उस कलर में कैसे दिखाई पड़ती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो लाइट इज मेड अप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो जो विजिबल लाइट है हमारा, उसमें क्या है कि हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ है। ठीक है, एंड ईच वेवलेंथ इज अ पर्टिकुलर कलर। हर एक वेवलेंथ जो है किसी ना किसी कलर को डिनोट करता है। ठीक, ऑब्जेक्ट्स अपीयर डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब सम कलर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि सम वेवलेंथ। तो ऑब्जेक्ट हमको कलरफुल इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि कुछ कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और कुछ कलर को रिफ्लेक्ट करती है। तो जिस कलर को ये रिफ्लेक्ट करती है वो हमारी आंख पे पड़ता है और हमें जो ऑब्जेक्ट है उसी कलर की दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो द कलर वी सी इज अ रिजल्ट ऑफ विच वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आईज। तो जो कलर हम देखते हैं वो क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसने जिस कलर को रिफ्लेक्ट किया है वही कलर हम देख पाते हैं। और ऐसा क्यों, ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों करता है, तो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है उस कलर के अलावा बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी कलर को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यही रिफ्लेक्टेड कलर हमारी आंख पर पड़ता है और हमको ऑब्जेक्ट उसी कलर की दिखाई पड़ती है। ठीक है, ओके। तो व्हाइट ऑब्जेक्ट अपीयर व्हाइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ऑल कलर। तो व्हाइट ऑब्जेक्ट हमको व्हाइट क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो सारे के सारे कलर को एमिट कर देती हैं। तो पूरा का पूरा ये जो विजिबल लाइट है इसको अगर हम ऐसे ही देखेंगे अपनी आंखों से तो ये हमको इस तरीके से नहीं दिखाएगा, रेनबो के तरीके से नहीं दिखेगा, ये एक व्हाइट लाइट की तरह दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल आंख से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ना लाइट को कि उसके अंदर इतने सारे कलर्स हैं। उसके लिए या तो हम प्रिज्म लें या फिर वो एनवायरनमेंट की ऐसी सिचुएशन बने कि रेनबो रेनबो फॉर्म हो जाए अपने आप। वो भी उसका एक क्यों होता है, रेनबो फॉर्म क्यों नहीं होता है, वो अभी आगे हम लोग इसमें देखेंगे। एनवायरनमेंट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब ऑल कलर्स सो नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जो ब्लैक ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी बोलते हैं उसको। ठीक है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसको वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां पर लाइट नहीं है उसे क्या बोलेंगे, हम ब्लैक बोलेंगे। ठीक, तो ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या करती है, सारे सारे के सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो हमारी आंखों पे कोई वेवलेंथ नहीं पड़ती, इसलिए हमको वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ती है, ब्लैक दिखाई पड़ती है। ओके, white light is actually made of all of the colors of the rainbow because it contains all wavelength and it is described as polychromatic light। तो white light जो होती है, जो सनलाइट होती है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और बहुत सारी वेवलेंथ्स उसके अंदर होती है, वो बहुत सारी वेवलेंथ को कंटेन करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, लाइट फ्रॉम अ टॉर्च और द सन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। ओके, लाइट फ्रॉम अ लेजर इज मोनोक्रोमेटिक। अब लेजर लाइट सबने देखा होगा ना। ठीक है, तो लेजर लाइट कैसा होता है, एक ही कलर का होता है, या तो रेड होगा या ग्रीन होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ठीक है, तो लेजर लाइट क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा, विच मीन्स इट ओनली प्रोड्यूसेस वन कलर। Lasers are extremely dangerous and
कैन काज परमानेंट आई डैमेज। तो लेजर जो होते हैं वो उनसे काफ़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, काफ़ी क्या होते हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं और हमारी आंख को डैमेज कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट लाइट फ्रॉम अ लेजर नेवर एंटर्स समवन्स आई। तो इसके लिए काफ़ी हमको केयर की ज़रूरत पड़ती है कि किसी की आंख में ये लेज़र ना पड़ जाए। तो जब भी आप लोग लेज़र लाइट के साथ थोड़ा सावधानी बरतें, ठीक है। The branch of physics which deals with the phenomena concerning light is called optics। ठीक है, तो अभी हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम फिजिक्स में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। और तो फिजिक्स में वो पोर्शन जहाँ पर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। तो एक्चुअली में हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स को। ठीक है, देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया इसको, दो ब्रांचेस में। क्या क्या है इसको देखते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, this consists the study of light in which light is considered as moving along a straight line। ओके, तो इस ऑप्टिक्स की इस ब्रांच में हम ये मान के चलते हैं कि लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और उसको हमें एक रे की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट की रे को देख करके हम उसके लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, when light meets a surface which separate two media। अब ये जो लाइट रे है किसी ऐसे सरफेस पे मीट करती है जो दो मीडिया को सेपरेट करता है, जैसे मीडियम 1 को और यहाँ पर मीडियम 2 को। तो क्या होगा यहाँ पे या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो ये लाइट कि उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, या तो ये उस ट्रांसमिट करके, ठीक है, दूसरे मीडियम में चले जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, so an image or an array of images may be formed due to this। तो और इन दोनों फिनोमेना के कारण या तो फिर इस जिस जहाँ से लाइट रेस चल रही हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी या फिर बहुत सारी इमेजेस का एक पूरा का पूरा सेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हमको ये इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, तो आगे आता जाएगा, हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी ब्रांच है ऑप्टिक्स की उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल ऑप्टिक्स। सो इट डील्स विद द थियरीज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। तो इस फील्ड में हम क्या करते हैं, जो लाइट के नेचर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं उनकी स्टडी करते हैं। एंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंट फिनोमेना इन लाइट। तो लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट जो थियरीज दी गई हैं वो हम इसी फील्ड में उसकी स्टडी करते हैं। ओके, सम डेफिनेशन, सब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो हमारे अभी अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वो किस पे है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे। ठीक है, तो अभी हम तो इसके लिए कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ए रे। तो एक रे क्या है भाई, अ रे द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ रे। तो जिस पाथ पे लाइट जो है ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस विथ एरोज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द लाइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और जिधर प्रकाश ट्रेवल कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में एक एरो बना देते हैं। ठीक है, तो ये लाइट रे हो गई। ओके, नेक्स्ट अ बीम, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। बहुत सारी रेज, अगर उनको हम एक बंडल के फॉर्म में कंसीडर करें कि बहुत सारी रेज हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अ बीम ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अ पेंसिल, नैरो बीम इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। अब यहाँ पर तो काफी सारी रेज हो गई ना, अगर बहुत कम रेज हैं, ठीक है, या ये कह दें कि ये जो बहुत ही कम एरिया में ही सारी अगर रेज को हम कंसीडर करें तो ये जो पतली सी बीम बनती है, बहुत नैरो बीम, उसे क्या बोलेंगे हम, एक पेंसिल, अ पेंसिल बोल सकते हैं। ठीक है ना। ओके, सो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको क्या देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट से कैसे इमेजेस बनती हैं और कैसे किस सिचुएशन की ऑब्जेक्ट की कैसे इमेज बनेगी। तो कुल मिला करके इस चैप्टर में हमको ऑब्जेक्ट और इमेज की ही बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके नेचर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स प्राइमरली डील्स विथ डिटरमाइनिंग द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड when an object is placed in front of an optical element। ठीक है, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि रे ऑप्टिक्स में हम क्या डील करते हैं कि जब किसी ऑप्टिकल एलिमेंट के सामने कोई ऑब्जेक्ट किसी भी अलग अलग सिचुएशन पर प्लेस की जाती है तो उसकी इमेज
की पोजीशंस क्या होती हैं, उसकी इमेज की स्थिति क्या होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस क्लियरली डिफाइन व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन इमेज। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या है और एक इमेज क्या है, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ओके, सो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज। तो एक ऑब्जेक्ट क्या है, हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक लाइट रेज का सोर्स है। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सोर्स ऑफ लाइट रेज, नॉट सोर्स ऑफ लाइट। ओके, जैसे अगर हम सन की बात करें तो सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि लाइट को ये ओरिजिनेट करता है, जनरेट करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट रेज का सोर्स है। इसका मतलब अब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं भाई, अब ये सनलाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो हमारी आंख पे पड़ेगा, तब हम उसको देखेंगे। अगर सपोज करेंगे यहाँ पर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ऑप्टिकल एलिमेंट है कोई, जैसे कि मिरर है कोई, ठीक है ना, मिरर है। अब इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी भाई, यहाँ पर लाइट आई, इस लाइट को इसने रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इस मिरर पे गिरी, उसके बाद इसकी इमेज बनेगी ना। तो अभी इस मिरर के लिए इस सन से कोई मतलब नहीं है, इस मिरर पे जो लाइट आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है ना, ठीक है। तो इस मिरर को क्या लगेगा कि भाई जो लाइट आ रही है वो कौन कौन दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट दे रहा है ना, ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट रेज है, ये जो लाइट रेज है वो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के गई है, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट रेज। ओके, तो दैट आर इंसिडेंटेड ऑन एन ऑप्टिकल एलिमेंट। तो ऑप्टिकल एलिमेंट पे जो रेज इंसिडेंट होती हैं उसका सोर्स हम बोल सकते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। सो एन ऑब्जेक्ट मे बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और एक एक्सटेंडेड का मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला करके अगर हम एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की कल्पना करें तो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिल करके बना है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक पॉइंट जिसका कोई भी ना साइज होगा ना शेप होगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बनी होती हैं। इसका मतलब अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी कर लेते हैं तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं, है ना। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी इमेज बना सकते हैं, ठीक है। सिंस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, वी ओनली नीड टू स्टडी पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वही बात है कि जैसे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम ये मान सकते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो हम अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी कर लें तो इसकी भी स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के थे, एक रियल ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो एन ऑब्जेक्ट इज रियल इफ टू आर मोर इंसिडेंट रेज actually emanate or seem to emanate from a point। तो एक ऑब्जेक्ट रियल है, कब रियल है, यदि दो या दो से अधिक इंसिडेंट रेज एक्चुअली इमिनेट और सीम टू इमिनेट, तो किसी पॉइंट से दो या दो से ज्यादा रेज हमको एक्चुअली में दिखें कि हाँ यहाँ से इमिनेट हो रही हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसा लगे कि ऐसा वर्चुअली ऐसा लगे कि हाँ इस पॉइंट से इमिनेट हो रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक रियल ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से एक्चुअली में जो लाइट रेज है वो इमिनेट होके जा रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ कंसीडर अ कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज एज शोन इन फिगर 1.1b। तो जैसा कि 1.1b फिगर में दिखाया गया है, इन दो सेट ऑफ रेज को आप ध्यान से देखो, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है, हाउ इफ नॉट इंटरसेप्टेड द रेज विल मीट एट अ पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये रेज, अगर यहाँ पे ऑप्टिकल एलिमेंट ना होता तो ये रेज क्या करती, यहाँ पर मिलती ना, यहाँ पे मिलती, ठीक है। However, if the rays are intercepted by an optical element placed as shown in the figure, then the point of convergence is a virtual point behind the optical element, ठीक है। और जब ये ऑप्टिकल एलिमेंट है तो अभी क्या लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों यहाँ पर जाकर के मिल जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम वर्चुअल पॉइंट है, ठीक है, वर्चुअल पॉइंट है। वर्चुअली हमको लगेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में नहीं मिल पाएंगे ना, जब ऑप्टिकल एलिमेंट होगा तो ये रेज यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे टकराने के बाद किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और ये किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक्चुअली में नहीं जाएंगे ना,
ठीक है, बस केवल हमको ऐसा लग सकता है, हम वर्चुअली ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द ऑप्टिकल एलिमेंट। तो इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए ये कौन सी ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ रियल ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट्स फ्रॉम विच लाइट डाइवर्जेस। रियल ऑब्जेक्ट वो होती है जहां से लाइट जो है, लाइट रेज क्या होती हैं, फैलती हैं, डाइवर्ज करती हैं। नॉर्मल आई कैन टेक दीज डाइवर्जेंट रेज एंड कन्वर्ज देम टू पॉइंट ऑन इट्स रेटिना। और हमारी आंख क्या करती है, हमारी आंख इस फैली हुई लाइट को अपनी आंख, मतलब जितना हमारी आंखों में एंटर करता है, वो आंख क्या करती है, आंख का जो लेंस है वो रेटिना पे उसको फोकस करके इमेज बना देता है और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, ओके। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट्स टुवर्ड विच लाइट कन्वर्जेस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी तरफ जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज होती हैं। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट्स टुवर्ड विच लाइट कन्वर्जेस। If there were no eye or optical instrument in the way, देयर वुड बी रियल इमेजेस एट दीज पॉइंट। तो अगर ये ऑप्टिकल एलिमेंट इनके रास्ते में ना होता तो क्या होता है, एक्चुअली में मिलती, और एक्चुअली में मिलती तो यहाँ पे क्या होता, रियल इमेज बनती। ठीक है, तो व्हाट इज एन इमेज? एन इमेज इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रेज आफ्टर दे इंटरैक्ट विथ अ गिवन ऑप्टिकल एलिमेंट। ठीक है, तो इमेज क्या है कि एक गिवन ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरेक्ट होने के बाद वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज करें, या फिर ओके, तो इमेज क्या है कि एक ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरेक्शन के बाद लाइट रेज जहां पे कन्वर्ज होती हुई दिखें, जहां पर इकट्ठे होते हुए दिखें, ठीक है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स रेज दैट विल बी इंसिडेंटेड ऑन एन ऑप्टिकल एलिमेंट। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेज को प्रोवाइड करता है, रेज ऑप्टिकल एलिमेंट पे, ठीक है, इंसिडेंट होता है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज जो हैं इकट्ठे होकर के क्या बनाती हैं, इमेज बनाती हैं। ठीक है, एज इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इमेजेस टू कैन बी रियल और वर्चुअल। तो जैसा भी हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है ना, वर्चुअल और रियल, वैसे ही इमेजेस भी दो टाइप की हो सकती हैं, वर्चुअल और रियल। ओके, so this is a real object and this is real image of that object. Okay, a real image formed by a real object. Now real image, real images are formed when the reflected or refracted rays actually meet or converge to a point. तो जब इंटरेक्शन के बाद, ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद कह सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं एक्चुअली में मीट होती हुई दिखाई दें, मिलती हुई दिखाई दें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम रियल इमेज बोलेंगे। इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, और वहां पर अगर कोई स्क्रीन हो तो हमको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा उस स्क्रीन, ठीक है। Thus, a real image can be captured on a screen. तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं। Examples of real images are shown in figure 1.2a and b. तो 1.2a तो ये हो गया हमारा जो फिगर है, इस पे एक रियल इमेज दिया गया है ना, और उसके बाद बी भी देख लेते हैं, ये बी वाला भी है। ठीक है, तो ये रियल इमेज किसका है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अभी ये लाइट रेज ऐसे दिख रही है ना कि इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये पॉइंट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बन रही है ना, क्योंकि अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट इधर जा रही है, ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है, जिसका मतलब ये क्या है, इमेज है। Virtual image, when light rays after interacting with the optical element actually meet at a point, the image formed is a real image. However, if the rays do not meet at a point but appear to emanate from a point, then a virtual image is formed. तो यदि लाइट रेज एक्चुअली में ना मिलें लेकिन मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ऐसा हम एज्यूम करें कि आगे बढ़ाने पे या पीछे बढ़ाने पर रेज किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो उसको हम बोलेंगे कि वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। कंसीडर द केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो एक ऐसी ऑब्जेक्ट की कल्पना करें कि जो एक प्लेन मिरर के सामने रखा हो, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है।
here the two reflected rays will never meet at any point। अब यहाँ पे देखें तो ये जो रेज है ये जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इस रे का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके तो कभी नहीं मिलेंगे ना, इधर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो फैलती हुई जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है ना। तो लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो हमको ये मिलती हुई दिखाई देंगी ना। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये पॉइंट कैसा हो गया, ये पॉइंट वर्चुअल हो गया ना हमारे लिए, ठीक है। और ये रेज कैसी हैं, रेज रिफ्लेक्शन के बाद की रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो एक इमेज, तो कौन सा इमेज होगा, ये एक वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक लॉज क्या है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, ये सब आप इतनी बार इस लेक्चर में हम बता ही चुके हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इट स्टेट दैट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर अपॉन इंटरसेक्शन। तो लाइट एक दूसरे, अगर हम रेज की बात करें तो जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से इंटरेक्शन के बाद कई सारी रेज एक दूसरे के से इंटरेक्ट करें ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के बाद एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो वही कि इंडिपेंडेंस होती है एक दूसरे के इंटरेक्शन से, ठीक है। So law of reversibility of light rays, it states that rays retrace their paths when their direction is reversed। तो इसका मतलब अगर लाइट रे इस डायरेक्शन में गई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फिनोमेना होती है, मान लेते हैं रिफ्लेक्शन होती है, वो ऐसे चली जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी इस रास्ते पर, तो वापस वो इस अपने पुराने वाले पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। अगर ऐसे गई है तो उसी रास्ते से वापस आएगी, ओके, ठीक। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, ये अभी हम पहले लेक्चर में देख ही चुके हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो जब किसी मीडियम में प्रकाश किसी, ठीक है ना, एक ऐसी सरफेस से टकराता है जो काफी क्या जिसकी एक सरफेस पॉलिश की गई हो और दूसरी काफी स्मूथ हो, तो क्या होता है, वो मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसका उसी मीडियम में वापस जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, तो यहाँ पर जस्ट फॉर मेमोरी बेस, ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब रिफ्लेक्शन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर होता है, ठीक है। सो अभी रेगुलर की बात करते हैं। व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ परफेक्ट प्लेन सरफेस इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन एक परफेक्ट प्लेन सरफेस से होता है, एक स्मूथ सरफेस से होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड लाइट हैज large intensity in one direction and negligibly small intensity in other direction। तो एक डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सारी की सारी रेस क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के पहले भी और रिफ्लेक्शन के बाद भी, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, अदर में बहुत कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन द सरफेस इज रफ, जब सरफेस क्या होता है, खुरदरा होता है, रफ होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होता, प्लेन नहीं होता, तब ऐसी सिचुएशन आती है। वी डू नॉट गेट अ रेगुलर बिहेवियर ऑफ लाइट although at each point light ray gets reflected irrespective of the overall nature of surface। तो अभी होता है क्या, रिफ्लेक्शंस के रूल तो यहाँ भी फॉलो होंगे, लॉ तो यहाँ भी फॉलो होगा। अब जैसे अब इस सरफेस की हम बात करें, ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब लाइट भी रे आएगी तो वो उसी लॉ को फॉलो करेगी। लॉ क्या बोलता है कि उस जिस पॉइंट पे वो गिरी है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई है, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल है उससे जितना एंगल बना के आई है उतना ही एंगल बना के जाएगी। अभी ये नॉर्मल कैसे देखते हैं, तो अगर ऐसा सरफेस होगा तो उसका नॉर्मल इस पॉइंट पे कैसे देखेंगे, उस पॉइंट पे नॉर्मल देखने के लिए इसकी क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पे, और उस टेंजेंट का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ऐसे ही जब ये सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, तो हर पॉइंट की अपनी एक अलग क्या होगी, नॉर्मल होगी। हर पॉइंट का अपना एक अलग नॉर्मल होगा, और जब अपना अलग अलग नॉर्मल होगा तो उस अलग अलग नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो है
रिफ्लेक्शन होगा तो जो लाइट रेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। अभी यहाँ से ये इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, हाँ यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और तीनों आ कैसे रही थी, एक ही डायरेक्शन में आ रही थी ना। तो आते टाइम डायरेक्शन एक थी, हाई इंटेंस थी, लेकिन जाते टाइम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो इसका जो थियरी है वो क्या है, रिफ्लेक्शन की बात किसने बताई थी, वो सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। जैसे एन explanation for the laws of reflection was provided by Fermat, who postulated that a ray of light travels from point A to point B in a path that takes the shortest time. Okay, for example, if A and B are 2 points in the same medium as shown in figure 1.8, then the path with the shortest length is the straight line joining A and B. Okay, thus the light ray will travel in a straight line from A to B. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो किसने दिया था, फॉर्मेट ने दिया था। ठीक है, अब उसने क्या बताया था कि जो लाइट रे है, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में लाइट ट्रेवल करेगी तो वो एक ऐसे रास्ते से ट्रेवल करेगी जिसको ट्रेवल करने में सबसे ज़्यादा कम टाइम लगे। तो अगर हम तीन रास्ते की बात करें तो इसमें से लाइट किस रास्ते से जाएगी, जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे कम समय ले। तो कम समय कौन लेगा, जो स्ट्रेट होगा। तो इसका मतलब कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि अब एक डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन सरफेस लेते हैं। एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे इस सरफेस का नॉर्मल ही हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रे जितना एंगल बना के नॉर्मल से आएगी उतना ही एंगल बना के वापस जाएगी। ठीक, दूसरा सरफेस हो गया ऐसे। तो अब इस सरफेस का हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल। तो नॉर्मल इस पॉइंट पे बनाने के लिए इसकी क्या खींचेगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट हो गई ऐसे, इसका ये हो गया नॉर्मल। अब इसी डायरेक्शन में अगर लाइट रे आ रही है तो कितना एंगल बन के आ रहा है, जीरो। तो जाएगा भी कितना एंगल बन के, जीरो। इसका मतलब उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगा। ठीक है, थर्ड सिचुएशन की अगर बात करें तो इसमें ये हो गया इसका नॉर्मल एंड अभी जो इंसिडेंट रे आ रही है उसका और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री एंगल बना करके लाइट रे जाएगी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही थी उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्शन के बाद चली जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जैसे रिफ्लेक्शन डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, इमेज की, इमेज कैसा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो उतनी ही दूर पर होती है जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से। तो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतनी दूर पर क्या होगी, उसकी इमेज होगी। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर प्लेन मिरर है ये, तो जो लाइन ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाएगी वो इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी, इमेज की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो उतनी ही साइज का बनेगा, उतने ही शेप का बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। इस चीज को हम फील कर सकते हैं कि अगर एक प्लेन मिरर हो बड़ा सा, उसके सामने खड़े हो जाए उस मिरर से चिपक के। ठीक है, तो जितने बड़े हम हैं उतनी बड़ी हमारी ऑब्जेक्ट भी हमको, हमारी इमेज भी हमको देखने को मिलती है। मीन्स की ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो सेम होता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि प्लेन मिरर से रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। ठीक है, सो तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और जितनी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी हैं उसके बेसिस पे कुछ असाइनमेंट्स हैं जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके।
क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 और 13 क्वेश्चन है लगभग। ये ट्राई करिए, जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ओके।